नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर, अलवर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उनके माध्यम से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे और बुक को बेस बुक बनाकर इन वीडियोस के माध्यम से आप अपनी तैयारी करें। बुक्स के नाम मैंने बता दिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बीए पार्ट 3 के प्रतिनिधि नहीं के पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हम प्लेटो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत देख चुके हैं। आज के अपने इस लेक्चर में हम प्लेटो का आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो देखेंगे, जिसमें हम आदर्श राज्य की विशेषताएं, आलोचना और अंत में इसके महत्व को समझेंगे। चलिए देखते हैं। प्लेटो के समय में यूनान में जो राजनीतिक और सामाजिक अराजकता व्याप्त थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने अपने आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की। आदर्श राज्य की परिकल्पना रिपब्लिक ने प्रस्तुत की और आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस बात का ध्यान रखा कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी व्यवहारिकता को उसने बिल्कुल ही अवहेलना कर दी। आदर्श राज्य की परिकल्पना करते समय उसने व्यवहारिकता की पूर्णतः अवहेलना की और तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में जो गुण दोष थे उनके आधार पर ही उसने आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। आदर्श राज्य की विशेषताएं के माध्यम से हम आदर्श राज्य को समझते हैं। पहली विशेषता है दार्शनिक राजाओं का शासन, अर्थात आदर्श राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता है प्लेटो का दार्शनिक राजाओं का शासन। प्लेटो शासन की बागडोर, शासन की सत्ता जो है वो दार्शनिक राजाओं को सौंपता है। उसका मानना है कि कोई भी राज्य तभी आदर्श राज्य का स्वरूप ग्रहण कर सकता है जब उसकी बागडोर, उसकी सत्ता किसके हाथ में हो? दार्शनिक राजाओं के हाथ में हो, और वह राज्य का शासन निस्वार्थ कर्तव्यपरायण भाव से करें। आप पहले भी पढ़ चुके हैं दार्शनिक राजाओं कैसे होंगे, कैसे चयन किया जाएगा, इसके लिए एक लंबी शिक्षा पद्धति की उसने व्यवस्था भी की है। प्लेटो ने माना है कि विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और उसी के अनुसार विवेक संपन्न लोग जो है वो शासन का कार्य संभालते हैं, उनके द्वारा शासन का कार्य किया जाना चाहिए। इस कारण राज्य के उच्च शिखर पर किनको विद्यमान होना चाहिए? दार्शनिकों को नियुक्त करने की बात प्लेटो ने की है। रिपब्लिक में उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा, तब तक दुखों का अंत नहीं होगा, तब तक शांति नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं आएगा, जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे और इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। यानी यदि उनमें दर्शन का भाव नहीं होगा तब तक हमारा आदर्श राज्य नहीं आ सकता। दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ साथ अपने हितों को का पूर्ण तारतम्य स्थापित कर लेता है और राज्य के हित व कल्याण में ही अपना हित व कल्याण देखता है, और राज्य का हित व कल्याण ही उसका सबसे महत्वपूर्ण वह एकमात्र क्या होगा? कर्तव्य होगा। वह सत्य का अनवरत अन्वेषक होता है तथा उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। श्रेष्ठ आत्मा के सारे लक्षण होते हैं क्योंकि वो विवेक से संचालित होता है। आदर्श राज्य में शासन सरकार के नियमों द्वारा न होकर दार्शनिक राजाओं द्वारा निर्मित होगा तथा इसी कारण दार्शनिक राजा पर कानून का कोई भी बंधन नहीं होगा, क्योंकि कानून तो दार्शनिक राजा ही बनाएगा। दार्शनिक राजा ही कानूनों का निर्माण करेगा, लेकिन वो खुद इन कानूनों से बंधा हुआ नहीं होगा। आदर्श राज्य के शासन को दार्शनिकों का असीमित राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि वह सभी प्रकार के कानूनों के नियंत्रण से मुक्त होगा। तो अंततः इसमें अपन एक चीज़ समझ सकते हैं कि
दार्शनिक जो शासक है उसको प्लेटो ने निरंकुश सत्ता सौंप दी है, यानी वो खुद कानूनों से बंधा हुआ नहीं है, वो कानूनों का निर्माता है, वही कार्यपालिका है, वही व्यवस्थापिका है, वही न्यायपालिका है, किंतु वो खुद इनके अधीन नहीं है। क्योंकि प्लेटो का मानना है कि वो तो पहले ही विवेक से संचालित हो रहा है, उसको तो एक लंबी शिक्षा पद्धति के द्वारा हमने उसका चयन किया है, तो उसको इनकी आवश्यकता नहीं है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है आदर्श राज्य की वो है न्याय व्यवस्था, जिसको अपन डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में देख लेते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका आधार है न्याय। आदर्श राज्य का प्राण तत्व है, उसकी आत्मा है, तथा यह राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। राज्य अथवा समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही क्या है, न्याय है। ये हम पहले देख चुके हैं कि न्याय का अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत की बात करता है अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व माने, विवेक, साहस और तृष्णा, और इसी के आधार पर उसने 3 वर्गों का निर्धारण किया है, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। तथा उसने माना है कि राज्य में और व्यक्ति के जीवन में न्याय की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करें। इसी कारण प्लेटो के न्याय सिद्धांत को कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, क्योंकि अपना विशिष्ट कार्य करना ही उसकी प्रमुख विशेषता है। अगली जो आदर्श राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है वो शिक्षा की व्यवस्था। पढ़ चुके हैं हम शिक्षा सिद्धांत को बहुत ही डिटेल में। आदर्श राज्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उसने माना है कि आदर्श राज्य में न्याय की जो स्थापना है वो 2 माध्यमों से हो सकती है, एक शिक्षा के माध्यम से और दूसरी साम्यवाद के माध्यम से। न्याय तभी आ सकता है जब एक लंबी और राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली हो और दूसरी साम्यवादी व्यवस्था हो। आदर्श राज्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। न्याय का ज्ञान ही क्या है, शिक्षा है। व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए, राज्य नियंत्रित होनी चाहिए। आपको पता है तीनों वर्गों का निर्धारण शिक्षा के माध्यम से ही होता है, हम पढ़ चुके हैं। अगली आदर्श राज्य की विशेषता संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। पता है, आप पढ़ चुके हैं। अभिभावक वर्ग यानी शासक व सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार विषयक साम्यवाद, यानी न तो संपत्ति रखेंगे और न ही परिवार रखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति को कर्तव्य पालन से विमुख करते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना है। साम्यवाद ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है जिसमें अभिभावक वर्ग कुशलता पूर्वक राज्य हित में अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। साम्यवादी व्यवस्था में स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, समानता की बात की गई है, समान अधिकार दिए गए हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। ये थी कुछ मूलभूत विशेषताएं जो प्लेटो के आदर्श राज्य की हैं। यानी आदर्श राज्य में शिक्षा सिद्धांत होगा, साम्यवादी व्यवस्था होगी, न्याय की व्यवस्था होगी, दार्शनिकों का शासन होगा। कुछ 2-3 प्लेटो के आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत देख लेते हैं। पहला, न्याय। दूसरा, राज्य क्या है, व्यक्ति का विराट रूप है, व्यक्ति का ही वृहद रूप है, यानी व्यक्ति से ही मिलके क्या बना है, आगे राज्य बना है। राज्य में कार्य विशेषीकरण सिद्धांत लागू होगा, 3 वर्ग होंगे, दार्शनिक राजाओं का शासन होगा, स्त्री पुरुष को समान अधिकार होंगे, राज्य के हित ही सर्वोपरि होंगे, यानी व्यक्ति को उसका क्या माना गया, एक अंग मात्र माना गया है। आगे प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। देखिए, प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया वो उसने तत्कालीन शासन में जो गुण दोष थे उनको देखा और उनके आधार पर उसने अपना आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। लेकिन आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए उसने ये नहीं देखा कि क्या हम इस आदर्श राज्य को व्यवहारिक स्तर पर लागू कर सकते हैं या नहीं, यानी व्यवहारिकता में इसे अपनाया जा भी सकता है या नहीं, और नहीं अपनाया जा सकता, इसकी कुछ कमियां थी। उसी को देखते हुए
जब उसको बाद में एहसास होता है कि इसे संभव नहीं है, तो बाद में प्लेटो उप आदर्श राज्य का सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है, जिसे हम बाद में देखेंगे। आलोचना पहली है बहुत अधिक कल्पना प्रधान और अव्यावहारिक है। आपको पता ही है अव्यावहारिक है, साम्यवादी व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं है। ठीक है, शिक्षा प्रणाली जो है वो भी काफ़ी अव्यावहारिक है, क्योंकि बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है। 50 साल तक 50 साल तक शिष्य बने रहो। अगला, मानवीय आत्मा के तीनों तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों का विभाजन करना संभव नहीं है। आपको पता है 3 तत्वों के आधार पर 3 वर्गों में बांटना वास्तविकता में संभव नहीं है। क्या हम इतने बड़े राज्यों के, बड़े जनसंख्या वाले राज्यों में इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं? क्या बड़ी जनसंख्या है, क्या भारत में हम इन तत्वों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति की अवहेलना और व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या किया है उसने? हनन किया है, यानी व्यक्ति को राज्य का अंग मात्र माना है उसने, तो उसने उसकी अवहेलना की है। जनसंख्या के बड़े भाग यानी उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है। शिक्षा में उसने उपेक्षा की है। शिक्षा के क्षेत्र में उसे शिक्षा नहीं देने का, यानी केवल प्राथमिक शिक्षा की बात करता है वो, इसके लिए आगे की शिक्षा की बात नहीं करता है, तो उसकी उपेक्षा करता है। न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण है, एकांगी है, केवल कर्तव्य की बात करता है, अधिकार की बात नहीं करता है। साम्यवादी व्यवस्था मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, आपको पता है संभव नहीं है। विवेक को बहुत अधिक महत्व दिया उसने। दार्शनिक शासक को असीमित या निरंकुश सत्ता सौंपी है उसने, जो गलत है। वो कानूनों के अधीन नहीं है, बाकी सब कानूनों के अधीन है। वही कार्यपालिका, वही न्यायपालिका, वही सत्य है, यानी कि इतनी निरंकुश सत्ता दार्शनिक शासक को सौंपना ठीक नहीं है। अंततः हम प्लेटो के आदर्श राज्य के महत्व को देख लेते हैं। राज्य में सुशासन तथा व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने आदर्श राज्य की रूपरेखा खींची। ऐसा आप सभी जानते हैं कि राज्य में न्याय की स्थापना हो सके, सुशासन आ सके, इसके लिए प्लेटो आदर्श राज्य की रूपरेखा खींचता है और उसके गुण दोषों को दूर करने की बात करता है। प्लेटो प्रथम आदर्शवादी विचारक है, जिसने अपनी आदर्शवादिता के आधार पर वास्तविकता में सुधार करने की बात कही। आदर्श राज्य के चित्रण में एक ऐसा प्रतीक खड़ा किया उसने जैसा कि वास्तव में राज्य को होना चाहिए, जैसा राज्य वास्तव में होना चाहिए वैसा उसने बात की है। हालांकि इसमें कुछ अव्यवहारिक चीज़ें हैं, लेकिन उसका आप उद्देश्य देखिए कि वो एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना की वो बात करता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ कमियां आती हैं जिन्हें वो बाद में दूर करने की बात भी करता है। धन्यवाद।